हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर्स अकेडमी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये जो 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस की सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग अपना 5वां पार्ट करने वाले हैं। इसके पहले 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगने वाले सभी एग्जामों में आपको यूज़फुल होने वाले हैं। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चों, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 देने जा रहे हैं, उनके लिए एसएससी और बाकी अदर एग्ज़ाम जो भी साइंस से रिलेटेड जिसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आप लोगों को इसमें हेल्प करने वाले हैं। ये पार्ट 5 है, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज से हमने इस वीडियो में थोड़ा सा बदलाव किया है दोस्तों। जो भी बच्चे दोस्त इसको वीडियो को पूरा देखेंगे, उनके लिए लास्ट में 2 क्वेश्चन रखे गए हैं और वो क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में उनके आंसर बताने हैं। 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताने होंगे। तो ये हम वीडियो शुरू कर रहे हैं इसके आगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत ही यूज़फुल अच्छे वीडियो आते रहते हैं। इसलिए अगर आप अदर आगे के सारे वीडियो मेरे देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन 405 से शुरू करते हैं। इसके पहले कि हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें और आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ होता है, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, ये किस अवधारणा की पुष्टि करता है? मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस किस पे आधार है बच्चों? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इसको हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। बट ऊर्जा को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तापमापी इंजन क्रायोजेनिक इंजन्स का अनुप्रयोग होता है। मतलब निम्न तापमापी या क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? तो इसका यूज़ बच्चों रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी में जो इंजन लगाए जाते हैं वो क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि न्यून तापमापों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। मतलब न्यून तापमानों पर क्रायोजेनिक्स का प्रयोग होता है। तो ये अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोतोपाथन एवं दूरमिति में, ठीक, अंतरिक्ष यात्रा में निम्न तापमापों इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, क्यों? इसका कारण होता है कि हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कुकर का नाम ही ऐसे रखा गया है कि इसमें हाई प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जल ज़्यादा गर्म हो पाता है बिना उबले हुए, इसलिए चावल क्या होता है? जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण बच्चों है पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। जब वायुमंडल में या हमारे आसपास या हमारे रूम के घर में आर्द्रता ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उमस जिसको हम लोग कहते हैं, उमस के नाम से जानते हैं, जब उमस ज़्यादा होती है तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो वाष्पित नहीं होता। तो इसीलिए ऐसे जगह पे जाना हम पसंद करेंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम हो। जैसे एसी रूम में होता है, इसकी ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। तो जैसे ही हम एसी रूम में जाते हैं तुरंत क्या होता है? हमको ठंडा ठंडा लगता है। वो ठंडा लगने का कारण दोस्तों क्या है कि हमारा शरीर का जो पसीना है वो वाष्पित होने लगता है, सूखने लगता है। तो पसीना जैसे सूखता है तो हमको बहुत ठंडा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कोई भी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं, कोई भी द्रव लिक्विड है उसको हम गर्म करने लग रहे हैं और गर्म मान लेते हैं कि वो 90 डिग्री पे बॉइलिंग होता है, बॉयल होता है, मतलब उबलता है 90 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन 90 डिग्री पर जाते जाते वो क्या होता है? भाप बन के उड़ जाता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे वाटर, पानी होता है, पानी का हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन तब भी इसके पहले पानी क्या होता है? पानी में वाष्पन होता रहता है। जैसे कपड़े हम सूखने के लिए छत पे डालते हैं
तो धूप होती है, लेकिन धूप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। 30, 40 या 28, 29, 30, ठंडियों में 16-17 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन तब भी क्या होता है, कपड़ों से पानी क्या होता है, उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़े सूखने का मुख्य कारण क्या होता है, वाष्पीकरण, कि पानी का जो है वाष्प के रूप में उड़ जाना, वाष्पीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम, मतलब 99 या 98 डिग्री सेल्सियस या 99.5 डिग्री सेल्सियस, हल्का सा पहले थोड़ा सा जल्दी उबलने लगता है। इसका कारण क्या है कि ऊपर जब जाते हैं तो जो हमारा वायुदाब होता है, वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है, जल्दी पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का ताप होता है। सूर्य की सतह का ताप बच्चों 6000 केल्विन, 600 केल्विन टेम्परेचर होता है सूर्य का ताप। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है। तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है, मतलब कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है, मतलब जल्दी जमता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ को जमना चाहिए, लेकिन जमाव बिंदु घटने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा पहले जम जाएगा, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री पे जमने लगता है। तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब पिघलना, कि जैसे कोई चीज़ बर्फ़ जो है 1 डिग्री पर पिघलने लगती है तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पर पिघलेगी बर्फ़। तो दोनों का मतलब एक ही है, क्वथनांक का बढ़ना या जमाव बिंदु का घटना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। अभी बताया अगले क्वेश्चन में, पिछले वाले में, कि जब भी हम एसी रूम में जाते हैं या पंखे के सामने जाते हैं तो वहाँ से हमारा पसीना जो होता है वाष्पित होने लगता है, उड़ने लगता है। तो वाष्पन की इस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, त्वचा का टेम्परेचर लो हो जाता है, तो इसीलिए हमको ठंडा महसूस होता है। लो क्यों हो जाता है, इसका कारण दोस्तों ये है कि जब हमारा पसीना उड़ता है तो हमारी स्किन से थोड़ा सा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। उड़ेगा कैसे, उसके पास एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी वो हमारी स्किन से लेता है, हमारे बॉडी से लेता है। तो जब भी वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण आसपास का टेम्परेचर को क्या करता है, लो कर देता है। जैसे पेट्रोल को आप देखेंगे तो हमेशा ठंडा दिखेगा, और पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो अपने हाथ पे या कहीं पर भी पेट्रोल डालेंगे तो आपको बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल के जो कण उड़ रहे हैं वो हमारी स्किन से टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस वजह से हमको ठंडी का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। वही काम है यहाँ पे भी, कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। जो हमारे पास कंप्रेस्ड गैस है, मान लो कोई सिलेंडर या संपीड़ित गैस है, गैस को हम छोड़ेंगे तो कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जो काम एसी करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला, ब्लैक कलर। पिछली क्लास में हम लोग बता चुके हैं, काला और खुरदुरा ब्लैक कलर जो होता है ये ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करता है, और वाइट कलर जो होता है जो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा परावर्तन करता है, रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, वह 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है। अगला क्वेश्चन आता है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद मतलब मरकरी Hg का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊष्मा चालकता अधिक होती है, ऊष्मा की चालकता होती है, ये ऊष्मा की चालकता अच्छी रखता है, इसलिए थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है मरकरी का पारे का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण, जब भी हम पानी में या किसी दूसरे द्रव में कोई बाहर से चीज़ घोल देते हैं तो उसका क्वथनांक जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो हल्का सा बढ़ जाता है। तो ये राउल्ट लॉ आपने पढ़ा होगा इंटर में, उससे रिलेटेड है, और वाष्प दाब का अवनमन उस चीज़ से रिलेटेड है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब हम किसी शुद्ध द्रव में या शुद्ध लिक्विड में कोई अशुद्धि डाल देते हैं, और ऐसी अशुद्धि जो नॉन वोलेटाइल हो, मतलब अवाष्पशील हो, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी ऐड करने पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हल्का सा इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब अब अगर पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है तो थोड़ा सा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब 102 पे बॉयल होगा।
तो इसका कारण क्या होता है, डिक्रीजिंग इन या वाष्प दाब का कम हो जाना, डिक्रीजिंग इन वाष्प दाब। अब अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। जो हमारे पास नॉर्मल मनुष्य होता है उसका बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। इसका रीज़न वही है कि प्रेशर अधिक होता है तो उबलते पानी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, पानी का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। विस्तारण मतलब जो फैलाव होता है, किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रसार होता है, उस प्रसार से क्या होता है कि घनत्व तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन आता है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है, इसका मतलब क्या है, ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। जैसे अभी बताया कि जो ब्लैक कलर होता है वो ऊष्मा का अवशोषण अच्छे से करता है और जो वाइट कलर होता है रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छे से करता है, मतलब परावर्तित कर देता है। तो ऊष्मा हमारे शरीर के अंदर नहीं जाती है जिससे हमें गर्मी का महसूस नहीं होगी। और ठंडियों में हमको ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित हो सके, हमारा बॉडी जो है वो गर्म रह सके। अगला क्वेश्चन आते हैं कि खाना पकाने के बर्तन में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्यों। इसका कारण ये होता है कि बच्चों की लकड़ी और लकड़ी या बेकेलाइट या फिर अभ्रक, इस चीज़ें जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है तो ये चीज़ गर्म नहीं होती है। जो लकड़ी है, बेकेलाइट है या फिर अभ्रक है, इसका ऊष्मा का क्या होता है, खराब संवाहक चालक है, ऊष्मा इसमें चलती नहीं है। यही कारण है कि जो हैंडल होते हैं ऐसी चीज़ों के बनाए जाते हैं जो गर्म ना हो, हीट ना हो। अगला क्वेश्चन है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, घट जाती है। किसी स्थान के तापमान में मतलब अचानक या सहसा इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता तो होती है बच्चों, घट जाएगी। ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो इन्हीं 100 क्वेश्चन में से ही कोई 2 क्वेश्चन होंगे और आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उनका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको कमेंट में उनका आंसर बताना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वीडियो देख लिया और बैठे हैं। तो इसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर कमेंट करके बताना है सभी दोस्तों को। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। सेल्सियस में बोलना है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। तो 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस में हम जब 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। ये इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट, जिससे उसका टेम्परेचर क्या रहे, कंट्रोल में रहे, नियंत्रित रहे, थर्मोस्टेट बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन आता है कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। ऊंची पहाड़ी मतलब जैसे ऊंचे पर्वत होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है, ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उन पर हिमपात क्यों होता है, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है। यहाँ का टेम्परेचर जो दोस्तों होता है बहुत ही लो रहता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर हिमपात ही होता है। अतः जल वाष्प बनकर बर्फ़ बन जाती है। जमकर जो जलवाष्प होती है एटमॉस्फेयर में, जो जलवाष्प होती है क्या बच्चों, ये है फ्रीज, मतलब जम जाती है तो बर्फ़ बन जाती है, वातावरण की जो भी जलवाष्प होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है। इनका बोलना है कि पर्वतों पर जो बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, पर्वतों की चोटियों पे जो बर्फ़ जमी रहती है यहाँ पे सब, तो ये सूर्य की गर्मी से पूरी पिघलती क्यों नहीं है, एक साथ क्यों नहीं पिघलती है। एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ये आपने जियोग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो होता है
बर्फ़ का, सूखी बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ ये जैसे ही सूर्य का प्रकाश में पड़ता है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, अब्जॉर्व नहीं करता है। सूर्य के प्रकाश को अब्जॉर्व ना करना, ये एल्बिडो शायद कहलाता है। जियोग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में, तो बताया जाएगा कि सूर्य की बर्फ़ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। ये मतलब जितना भी प्रकाश या उष्मा इस पे पड़ती है, गर्मी पड़ती है सूर्य से, ये सारी की सारी को रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर देती है। इस कारण क्या होता है कि ये बर्फ़ एक साथ पिघलती रही है, धीरे धीरे पिघलती है। अगला क्वेश्चन आता है कि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है वायुमंडलीय दाब का कम होना। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण दोस्तों है वाष्पीकरण की दर तेज होना। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है हवा के कारण, इसीलिए कहते हैं कि हवा में कपड़े डाल दो तो सूख जाते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी से हो जाती है। अगर हवा चल रही है तो कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण ओस की बूंदें नहीं पड़ पाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपतन। कोई भी ठोस है हमारे पास, सॉलिड है, और सॉलिड को हम लोग थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और ये तुरंत क्या होता है? गैस या वाष्प, वेपर में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज होता है। तो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन कहते हैं। जैसे कि वैसे हमारे पास सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे तो लिक्विड बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लिक्विड को जब गर्म करेंगे तो उसको बॉयल होना चाहिए, उबलना चाहिए, बॉयल होने के बाद उसको वाष्प बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ सॉलिड जो होते हैं ये डायरेक्ट वाष्प में बदल जाते हैं, तो इस क्रिया को दोस्तों बोला जाता है ऊर्ध्वपतन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यह 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, तो पानी हल्का सा बर्फ़ भी बनने वाला है और लिक्विड भी रहता है। बर्फ़ लिक्विड दोनों का मिक्स रहता है कि जैसे 0 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होगा तो लिक्विड टोटल बन जाएगा, 0 डिग्री से थोड़ा सा भी कम होगा तो टोटल बर्फ़ बन जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में बोल रहा है कि ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तब क्या होगा? तो तब बर्फ़ का अधिकतम भाग जल बन जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि बर्फ़ का अधिकतम भाग जल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण बोलते हैं कि जब वाष्पीकरण होता है तो जिस सतह से वाष्पीकरण हो रहा है उस सतह से क्या होता है? ऊष्मा लेके निकलता है, तो वह सतह ठंडी हो जाती है। तो सतह ठंडी हो जाती है, इसका मतलब उसके अंदर का पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है, मिट्टी के घड़े का पानी। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ़ में नहीं बदलता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बोला जा रहा है कि पानी जो है बर्फ़ नहीं बनता है, इसका कारण क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बच्चों कि गिलास के पानी को जमने के लिए उससे कुछ कम मात्रा में उष्मा निकाल देनी आवश्यक है। तो 0 डिग्री से हल्का सा हम माइनस में ले जाएंगे, तुरंत पानी जम जाएगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी और बर्फ़ दोनों क्या होते हैं? साम्य अवस्था में रहते हैं, मतलब दोनों का मिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 436। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन तेज़ी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि हो जाती है। प्रेशर बढ़ जाता है, क्वथनांक को बढ़ा देता है, पानी का हीट, पानी ज़्यादा गर्म होता है तो इसीलिए जल्दी पक जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, एक थर्मामीटर 2000 डिग्री सेल्सियस, इसको 200 डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे। 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो रहा है, तो कौन सा होगा? वो पूर्ण विकर्ण पाइरोमीटर। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री, तो किस टाइप का थर्मामीटर होगा? वो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, थर्मामीटर होगा पूर्ण विकिरण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 438। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में के अंदर रखा जाता है, बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित हो जाती है। जैसे एसी रूम में ले जाएंगे या फ्रिज में रखेंगे तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होती है दोस्तों बहुत कम होती है,
और ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से उसके अंदर जो जलवाष्प होगी वो वाष्पित हो जाएगी, और वो क्या होती है, नमी उसकी क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी या वाष्पित होकर उड़ जाएगी, तो वो कुरकुरे टाइप के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 439 दे रखा है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें अधिक गर्म क्यों रखती है। मतलब एक स्वेटर पहनने से अच्छा 2 स्वेटर पहनो या 2 शर्ट पहनो तो ज़्यादा गर्मी हमको मिलेगी। इसका कारण क्या है कि 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। 2 कमीजों के बीच वायु की परत जो होती है ये टेम्परेचर रोधी माध्यम का के रूप में कार्य करती है, मतलब टेम्परेचर को अंदर जाने से रोकती है बाहरी टेम्परेचर को। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। ये क्वेश्चन है बॉयलर के अंदर उच्च दाब, बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर के कारण पानी जो होता है दोस्तों ये गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसका कारण क्या है कि जो हमारे अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से गर्म होता है या अधिक होता है, इसके कारण पानी जो होगा गर्म निकलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 442। ऊष्मा का यूनिट पूछा गया है। ऊष्मा का यूनिट दोस्तों जूल होता है। ताप का एसआई मात्रक दोस्तों केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 444। जल प्रपात के आधा स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। मतलब जब झरना होता है, जो झरना ऐसे पानी बहुत ऊपर से गिरता है तो कहा गया है कि नीचे का टेम्परेचर अधिक होता है, ऊपर का कम होता है। मतलब ऊपर ठंडा पानी मिलेगा और नीचे गर्म पानी मिलेगा। इसका कारण क्या होता है कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठंडा आधा स्थल जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होगी ऊष्मा में बदल जाएगी। जब पानी नीचे गिरेगा तो ये इस ऊष्मा में परिवर्तित होगी इस पानी की गतिज ऊर्जा, और ये हल्का सा गर्म मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जल की 1 ग्राम मात्रा होगी, 1 ग्राम मात्रा, ये 1 किलोग्राम नहीं दोस्तों, जल की 1 ग्राम का मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य जो हाई वेवलेंथ वाले टेम्परेचर होते हैं, प्रकाश होते हैं, उनको अवशोषण कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 447। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। मतलब शीत मतलब ठंडियों के दिनों में कैसा मौसम होगा जो और ज़्यादा ठंडी लेके आ जाता है, तो साफ मौसम। साफ मौसम में दोस्तों ज़्यादा ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारत्व पिच किस बात पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की जो पिच होती है वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। पिच तारत्व जो होगा वो दोस्तों फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर से पूछा गया है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है रेंज इसकी। इतनी रेंज के जो आवृत्ति की आवाज़ होती है, वॉइस होती है, ध्वनि होती है, वो हमें कानों तक सुनाई देती है, इससे कम या ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक मतलब कुछ जो रॉकेट होते हैं वो इतनी तेज़ी से उड़ते हैं जिनकी स्पीड 343 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी। इससे जब ज़्यादा होती है तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पराध्वनिक विमान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि इसका कारण क्या है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं, पराश्रव्य तरंगे पैदा करती है। ये पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगों की सहायता से जो होता है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो 95 dB। 80 तक तो बर्दाश्त कर सकता है। 80 तक जो होगा ये शोर होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जिसको कहते हैं। 80 dB 90 dB ये सब ध्वनि प्रदूषण में आता है। लेकिन 95 dB के ऊपर जो मनुष्य के कान होते हैं, इस अधिकतम तीव्रता है किसी भी ध्वनि को सुनने की,
और न्यूनतम अगर पूछा जाए तो न्यूनतम वो 10 dB तक भी सुन सकता है। जैसे मच्छर के गुनगुनाने की ध्वनि जो होती है ये 10 से कम होती है। जो हम सामान्य में आपस में बातचीत करते हैं वो लगभग 10-20 के बीच में होती है, 10-20 dB के बीच में। अगला क्वेश्चन आता है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। तो पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं दोस्तों ये मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। चमगादड़ जो होता है पराश्रव्य तरंगों की सहायता से ही रात में उड़ता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पराश्रव्य तरंगों का उत्पादन किया था, उत्पन्न किया था। किसको? कैसे? सीटी बजाकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं, क्योंकि ये सब पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं ऐसे। और जिस चीज़ में या कोई भी जैसे चमगादड़ हो रहा है तो उसके सामने दीवार है, तो ये जो है पराश्रव्य तरंगे वापस होके उसके पास आती हैं। तो एक रडार सिस्टम है उसका अपना, तो इससे पता कर लेता है कि दीवार कितनी दूर है या फिर हमारा कोई शिकार है वो कहाँ पे है। तो डॉल्फिन और ये जो चमगादड़ होता है इन दोनों का जो कार्य प्रणाली होती है यही होती है। तो परावर्तन होता है, मतलब रिफ्लेक्शन करते हैं, ये अपनी पराश्रव्य ध्वनियों को भेजते हैं, बहुत तेज़ी से छोड़ते हैं। जिन चीज़ों से टकराकर वापस ध्वनियाँ आ जाती हैं इनके पास, इन्हीं से इनको आइडिया लग जाता है कि कोई भी चीज़ जो सामने है वो कितनी दूरी पर है। तो होता है प्रतिध्वनि का निर्धारण, इसी को बोले जाते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की सीट के लिए यह घटती जाती है। यह घटना क्या है? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर से रेलगाड़ी चली आ रही है बहुत तेज़ी से, तो जब अगर ये हॉर्न बजा रही है तो जब इसकी तरफ आएगी तो इसको ये ध्वनि जो होगी इसकी तेज़ सुनाई देगी, लेकिन जब इसके पार करके चली जाएगी दूर तक, प्लेटफॉर्म के दूर तक, तो इसकी ध्वनि धीरे धीरे कम पड़ जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस घटना को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? 100 डेसिबल ये बहुत होता है। किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, मतलब कि नॉइज़ पॉल्यूशन कह सकते हो, ध्वनि प्रदूषण। किसी भी मशीन जो बहुत फटर पटर जहाँ पे होती है वहाँ से आने वाले ध्वनि को कह सकते हैं। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो बच्चों अवरक्त तरंगों। अवरक्त जो नाइट में सैनिक जाते हैं ऊपर चश्मा लगा के तब दुश्मन को देखते हैं, तो ये किस प्रकार की किरणों का यूज करते हैं? तो अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें दोस्तों वो चीज़ें उत्पन्न करती हैं जो गर्म होती हैं, हीट जिनके अंदर होती है। तो दुश्मन को देखने के लिए उसके बॉडी से जो टेम्परेचर निकलता है वो टेम्परेचर इतनी कम वेवलेंथ का होता है, ये इतनी वेवलेंथ का होता है जो अवरक्त तरंगों के रेंज में आता है। तो वो इस प्रकार के लेंस का यूज़ करते हैं कि जिससे, या इस प्रकार का उपकरण लगा होता है कि जिससे अवरक्त तरंगों को देखा जा सकते हैं। वैसे हम 7 कलर की तरंगदैर्घ्य को देख सकते हैं, जैसे विबग्योर आपने पढ़ा था, विबग्योर जो प्रकाश में रंग होते हैं। तो इसमें वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को हम पढ़ सकते हैं, इतने कलर की तरंगदैर्घ्य को हमारी आंखें देख सकती हैं। लेकिन जो अवरक्त तरंगे होती है, अवरक्त तरंगों को हमारी आंखें ऐसे नहीं देख सकती, उसके लिए हमको एक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये उपकरण हमको रेड से बड़ी वेवलेंथ वाली जो तरंगे हैं उनको दिखाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? अवरक्त तरंगे कहते हैं। रेड से छोटी होती है। तो अवरक्त किरणों को देखने के लिए हमको एक विशेष उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। और ये अवरक्त तरंगे कौन सी बॉडी निकालती हैं? जो थोड़ा सा भी गर्म होती है। तो वैसे ह्यूमन बॉडी जो होती है गर्म होती है, ये अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करती है। कोई भी ह्यूमन हो, जानवर हो, सबसे अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन होता है। और वो रात्रि में वो ऐसा चश्मा लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, जिससे वो अवरक्त तरंगों की सहायता से किसी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, अजीब अजीब जब चश्मा से देखते हैं तो अजीब टाइप के दिखते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो ध्वनि तरंगे बच्चों अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 20 मतलब रूम टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस से इस टेम्परेचर पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होगी? तो बच्चों ठोस माध्यम में। ठोस का मतलब लोहा, एल्युमिनियम या फिर कॉपर, ऐसी चीज़ों में ध्वनि की गति जो होती है अधिक होती है हमेशा।
और जो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, गैसें होती हैं, तो इनमें ध्वनि की चाल थोड़ा सा कम होती है। हवा में ध्वनि की चाल, ठोस में ध्वनि की चाल की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। गर्मियों में ध्वनि की चाल कम होती है, सर्दियों में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है कि वातावरण जो होता है, वायुमंडल, वो उसमें आर्द्रता ज़्यादा रहती है, मतलब ठोसता ज़्यादा रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है, तो अनुवाद का उदाहरण है। ये अनुवाद नहीं दोस्तों, ये अनुनाद है। अनुनाद रेजोनेंस का उदाहरण है। सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ें मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, व्यतिकरण। व्यतिकरण में दोस्तों क्या हो जाता है कि पूरी की पूरी ध्वनि एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, और कहीं कहीं किसी श्रोता को ये बहुत तेज़ी से सुनाई देती होंगी, क्योंकि वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि मतलब इको सुनने के लिए, कि वापस ध्वनि जो आती है इसको सुनने के लिए कम से कम कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए, 30 मीटर की। तो ये जो रेलवे ग्रुप डी पहले हो चुका है उसमें बहुत बार पूछा गया है, सब पेट क्वेश्चन है। एनटीपीसी में आया है, और जो लोको पायलट एलपी का पेपर हुआ था उनमें ये सारे क्वेश्चन साइंस से बहुत सारे आए थे। सब वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट है। सारे अगले क्वेश्चन में पेपरों में फिर से रिपीट करेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद से पुल टूटने का खतरा रहता है। मतलब एक साथ जब सारे सैनिक पैर रखेंगे तो एक बहुत भयंकर वाइब्रेशन उत्पन्न होगा पुल में। और वो वाइब्रेशन क्या होता है, जब एक साथ पैर रखेंगे तो सबके वाइब्रेशन क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे। सेम वाइब्रेशन या सेम तरंगदैर्घ्य का मिल जाना ही क्या बोलता है, ये प्रतिध्वनि, मतलब ये बोलता है अनुनाद, कि सेम फ्रीक्वेंसी की तरंगे आपस में मिल जाना। ये क्या बच्चों कहता है, इसको अनुनाद कहते हैं। तो ये जब बहुत तेज़ी से बहुत भयंकर वाइब्रेशन होता है तो पुल के टूटने का खतरा रहता है। इसी कारण कहा जाता है कि पुलों पर जो सैनिक चलते हैं उनको नॉर्मल आगे पीछे चलने के लिए बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है, यह अनुनाद के कारण। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी जब हमारे रेडियो से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी और ऊपर चैनल से आने वाली फ्रीक्वेंसी जब सेम होती है तो इस क्रिया को बोलते हैं अनुनाद। और जब ये अनुनाद हो जाता है तो हमको पूरी फ्रीक्वेंसी वो हमारा रेडियो चैनल कैच कर सकता है और हमको चीज़ें सुनाई देने लगती हैं साफ साफ। अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है, डॉपलर का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो ये ध्वनि तरंगों से, ध्वनि के उतार चढ़ाव से संबंधित है दोस्तों डॉपलर प्रभाव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ये भी दोस्तों डॉपलर का इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, ये हम लोगों ने भी चर्चा की थी इस पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो दोस्तों परावर्तन के कारण करती है। कि जब एक तरफ से ध्वनि तरंग जा रही है और किसी दीवार पे या किसी चीज़, पहाड़ी से या किसी चोटी से टकरा कर वापस आती है तो ये हमको फिर से दोबारा सुनाई देती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो इको का यही मुख्य कारण होता है, तो परावर्तन होता है इसका मुख्य कारण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप दोस्तों ये परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। स्टेथोस्कोप जो आला डॉक्टर हमको लगाते हैं उसको बोला जाता है परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि जो होती है तरंगों के किस कारण के कारण उत्पन्न होती है? तो परावर्तन के कारण। जैसे बताया अभी, यहाँ पे कोई पहाड़ी है या दीवार है, यहाँ पे खड़ा कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी ध्वनि जाएगी, टकरा के फिर से वापस आएगी, तो वापस उसी को वही बात तुरंत तो सुनाई देती है। आप लोगों ने कई बार ये महसूस भी किया होगा कि कोई चीज़ तेज़ी से बोलते हैं और वो फिर आवाज़ हमको वापस उल्टा लौट के सुनाई देती है। तो ये क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। लगभग इसके लिए 30 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। एक क्वेश्चन पीछे जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रतिध्वनि होने के लिए मिनिमम कितनी दूरी होना चाहिए? 30 मीटर।
जहाँ पर सोर्स खड़ा हुआ है और दीवार के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन आता है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार एक डिवाइस होती है, इसका प्रयोग किस कारण लाया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा सोनार का यूज किया जाता है दूरियों का पता लगाने के लिए। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? इसका दोगुना। 2 मैक मतलब हवा से दोगुनी, ध्वनि से दोगुनी चाल पे उड़ रहा है। 2 मैक का मतलब हवा से दोगुनी, वायु ध्वनि की चाल से दोगुनी चाल पे उड़ रहा है। 3 मैक होता तो ध्वनि की चाल से 3 गुनी तेजी से चलता। 4 मैक तो ध्वनि की चाल से 4 गुनी तेजी से चलता। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि लगभग 200 डिग्री या लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, लोहा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाती है? सोनोग्राफी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, इसको दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोनोग्राफी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? दोस्तों ये ध्वनि तरंगे जो होती हैं, ये शून्य मतलब स्पेस या पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में इनका संचरण नहीं हो सकता है। जो लोग स्पेस पे जाते हैं तो वो अगर कुछ बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचरण पॉसिबल नहीं है। प्रकाश तरंगे चल सकती हैं हर कहीं पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो इस्पात में सबसे तेज होगा, जल में उसके बाद, सबसे कम वायु में। तो जितना माध्यम ठोस होगा उसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो इसका क्वेश्चन वही है, आंसर निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, 479। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजोरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? दोस्तों ये सोनार होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 480। क्वेश्चन पूछा गया, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंगे पैदा करते हैं? पराध्वनिक विमान का मतलब अल्ट्रासोनिक बोला जाता है इसको। जो विमान ध्वनि की गति से मतलब 343 किलोमीटर पर सेकंड से तेज उड़ते हैं, ये कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते थे? दोस्तों पराश्रव्य तरंगे पैदा करते हैं। इससे खिड़कियां तक टूट जाती हैं। प्रघाती तरंगे इसीलिए बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है कि इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, तो ध्वनि संचरण करने के लिए माध्यम नहीं होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल है तो ध्वनि को चलने के लिए वायुमंडल की जरूरत पड़ती है, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो ध्वनि जो होगी हमारे एक दूसरे से दूसरी जगह पर जा सकती है। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे कोई माध्यम ऐसा नहीं है कि जिससे ध्वनि चल सके, इस कारण वहाँ पे ध्वनि नहीं सुनाई देती। स्पेस में जाओगे तब भी यही होगा, जहाँ पर भी कोई मीडियम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, वहाँ पर ध्वनि की चाल नहीं चलेगी। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चिल्ला रहा है तो मुंह पे हाथ लगा लेगा, इससे माइक जैसा बना लेता है। तो माइक जैसा बनाने का मतलब यही है कि ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित हो, एक तरफ जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषक मापा जाता है तो दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यह दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? दाब का ध्वनि की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? तो स्टील या इस्पात में ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लोहे में, जो भी चीज़ें ठोस हैं उसमें ध्वनि की स्पीड सबसे तेज मानी गई है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है बहुत तेज होती है, और जबकि ध्वनि की चाल कम होती है। तो प्रकाश हमको पहले दिखाई पड़ता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन आता है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड है। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। ध्वनि के वेग सबसे कम किस में होगा दोस्तों? ये गैसों में होगा। इससे ज़्यादा किस में होता है? लिक्विड, जल में होता है। फिर उससे ज़्यादा दोस्तों इस्पात, ठोस में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? दोस्तों 4 होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन को इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। तो 2 + 2 कितनी हो जाएगी? 4। अगला क्वेश्चन आता है कि नाभिक का आकार कितना होता है दोस्तों? तो नाभिक का आकार होगा 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? टॉमसन के द्वारा। ये क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन के द्वारा की गई। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है? उसकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक बोला जाता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें परमाणु संख्या होगी उसकी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ये भी हम लोग बता चुके हैं। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें ऋणात्मक आवेश? तो बीटा कण जो होता है इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अपक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। परमाणु बम में श्रृंखला अपक्रिया अनियंत्रित होती है। इसका मुख्य अंतर क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर में और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अपक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में क्या होगी दोस्तों? अनियंत्रित होती है। तो बहुत तेज़ी से इसमें पूरा ईंधन इकट्ठा जल जाता है और एक बम का रूप ले लेता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश। अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा हीलियम परमाणु के। तो हीलियम परमाणु के बराबर होता है। 2He लिखा जाता है। कई बार अल्फा कण को 2He4 करते हैं। अल्फा कण लिखो या 2He4 लिखो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। तो कोबाल्ट का यूज़ दोस्तों कहाँ किया जाता है? कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है गामा किरणों में। जो विकिरण चिकित्सा होती है, लेज़र ऑपरेशन जो होते हैं या फिर जो भी चिकित्सा में यूज होता है लेज़र का, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और अब लास्ट में आपको मिलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। ये दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो से लेकर दिए गए हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा तो ज़रूर इनका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन है कि किसी ठोस का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया किसी ठोस का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? कि श्रव्य परिसर जो ध्वनियाँ हमको सुनाई देती हैं तो उसका जो परिसर होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं, कमेंट में करने हैं। दोस्तों इसका कमेंट जरूर करिएगा जिन लोगों को आंसर पता है, और इसका आंसर हम लोग अगले वीडियो में देंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक्स, और आप लोग अच्छे से ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है आगे अच्छे आने वाले वीडियो में। जितने भी बच्चे, जितने दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही हेल्प करने वाला है।